विद्युत मौलिक फंडामेंटल। बच्चा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात मैं करूं तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एकदम बेसिक से बेसिक, कहाँ चार्ज है, कहाँ कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इन सब चीजों की चर्चा अपन इसके अंदर करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे बोले कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चा, सबसे पहले आपसे अगर पूछे, एकदम बढ़िया से समय देना है, बढ़िया से एक एक चीजों को पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत किसे कहते हैं, तो कहते हैं आवेश के प्रवाह, आवेश के प्रवाह, आवेश के प्रवाह को विद्युत, आवेश के प्रवाह को विद्युत कहा जाता है। आवेश के प्रवाह को विद्युत कहा जाता है बच्चा। तो आवेश जो है एक तरीके से क्या है, आपका आवेश जो चार्ज है, ये जब बहता है इसी को इलेक्ट्रिसिटी या करंट कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए जय श्री राम जी, जय श्री राम। ठीक है, चलिए बच्चा सब कमेंट कर रहा है जय श्री राम, है ना। चलिए ना, अब यहाँ पे देखना बच्चा, विद्युत यानी आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब ये जो विद्युत है, ये विद्युत, अब आइए देखिए, एक एक चीजों को हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, एक एक चीजों की चर्चा करने वाले हैं। बच्चा जब आप इस विद्युत के बारे में बात करो तो ये विद्युत दो तरीके से मेनली होता है। अब अगर आप इस विद्युत की बात करते हो तो बच्चा ये विद्युत मेनली दो तरीके से क्लासिफाइड होता है। एक विद्युत कहला है स्थैतिक विद्युत और दूसरा कहलाता है गतिशील विद्युत। यानी इनको अगर आप पढ़ोगे इस टर्मिनोलॉजी में, इन चीजों को अगर आप पढ़ते हो बच्चा इन टर्मिनोलॉजी में, तो यहाँ पे सीखने को कुछ अलग मिलेगा। एक कहलाता है गतिशील विद्युत, है ना, एक कहलाता है अस्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत। एक कहलाता है अस्थिर विद्युत, एक कहलाता है गतिशील विद्युत, गतिशील विद्युत। ओके, अब यहां पर देखिएगा बच्चा, अगर आप मैं बोलो अस्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत, तो अस्थिर विद्युत में कैसा अस्थिर विद्युत होता है, तो आप इस चीज को भी देखिएगा। जब बच्चा, जैसे कि मैं एक रेशम के कपड़े को लूं, एक रेशम के कपड़े को लूं और इस पे क्या करूं, एक रेशम के कपड़े पे एक छड़ से क्या करूं, रगड़ने लगूं, है ना। एक रेशम के कपड़े से अगर मैं इस कांच की छड़, ये क्या है जी, कांच की छड़ बच्चा, कांच की छड़, एकदम बेसिक चीजें हैं। आज पहला दिन है तो हम फंडामेंटल से चीजों को शुरुआत करेंगे, बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। कोई दिक्कत हो कमेंट करेंगे आप सभी, है ना। तो कांच की छड़ से अगर हम रगड़ दे बच्चा, तो ये है क्या, कपड़ा, किसका, रेशम का। ओके बच्चा, और ये कांच की छड़ हो गई। ओके, तो जब इसको रगड़ा जाता है इससे, यानी अगर इसको रगड़ा जाएगा, अगर इसको क्या किया जाएगा, रगड़ा जाएगा, ऐसे कंडीशन में यहाँ चार्ज उत्पन्न होता है। क्या होता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है बच्चा। तो चार्ज उत्पन्न होने की अगर बात है तो इस पे चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ये लो। ये लो, चार्ज उत्पन्न हो गया। तो एक कपड़ा है और दूसरा क्या है, कांच की छड़ है। एक कपड़ा है दूसरा कांच की छड़ है, तो ऐसे कंडीशन में, या फिर बच्चा आप देखोगे कई बार अपन ऐसे ऐसे करते हैं तो इस पे चार्ज आ जाता है ना। अब किसी चीज को क्या करे, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, है ना। तो इसमें पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से कहते हैं कि रेशम के कपड़े पर अगर कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो ऐसे में चार्ज डेवलप होता है, और इसी के कारण जो होता है एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या, अस्थिर इलेक्ट्रिसिटी। अस्थिर इलेक्ट्रिसिटी का कहने का मतलब है कि
कि इसके द्वारा हम किसी बल्ब को नहीं जला सकते, किसी डोमेस्टिक एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे चार्ज जो होता है आसानी से किसी चीजों में न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस पे चार्ज हो गया, फिर कहीं किसी के साथ जाओगे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसके बाद वो चार्ज क्या होता है, खत्म हो जाता है बच्चा। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये चीजें हैं आपकी कांच की छड़ का, और इस तरीके से आपका क्या होता है, विद्युत चीजें आप दिखाते हो, स्टैटिक चार्ज, है ना। अब गतिशील चार्ज किसको कहते हैं, ये भी चीज जानना है। देखिए गतिशील उसको कहते हैं जहां पर आपका चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स गतिशील होगा, जहां पे चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, आपका मूव करता हो। जैसे कि यहाँ कोई चीज जनरेट किया तो कुछ दूर पे जाके बल्ब में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के क्या कर सकते हैं, विद्युत यानी हीट जनरेट करा सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं। ऐसी चीजों को बोलते हैं गतिशील विद्युत, यानी इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इसी को बोलते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई बच्चा इसका भी हिंदी जानना चाहे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चा। अब गतिशील की अगर बात करें तो गतिशील कई तरीके के होते हैं, आपको इसके बारे में समझ होनी चाहिए। तो आइए गतिशील के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, गतिशील के बारे में जानने की कोशिश करते हैं बच्चा। गतिशील के बारे में एक बार जानने की कोशिश करते हैं अपन। जब गतिशील है तो गतिशील कई तरीके से, फिर गतिशील के प्रकार है, यानी गतिशील जो है विद्युत कैसे उत्पन्न होता है बच्चा, तो उसके भी कई प्रकार है, उसके भी क्या है, कई प्रकार है। उनको अपने को देखना है, उनको अपने को देखना है। उनको अपने को देखना है। आइए, पहला गतिशील इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न होता है, तो बच्चा देखिए गतिशील कैसे उत्पन्न होता है, आपको लोग प्रकाशीय इफेक्ट, प्रकाश के द्वारा भी गतिशील इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। कैसे, जब प्रकाश होता है बच्चा, जब आपका सनलाइट होता है, यानी प्रकाश का प्रभाव, आप कह सकते हो प्रकाशीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव से बच्चा ये आपको क्या दिखेगा, ये गतिशील विद्युत आपको दिखेगा। जैसे कि सोलर का एक पैनल देखा होगा बच्चा आप लोगों ने, क्या, सोलर का पैनल। अगर इस सोलर पैनल पर सनलाइट पड़ता है, अगर इस सोलर के पैनल पे क्या पड़ता है, सन का लाइट पड़ता है, तो इसके तार से आप कनेक्ट कर सकते हो आपका विद्युतीय बल्ब, और ये ग्लो करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ बच्चा, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो गतिशील इसीलिए वर्ड बोलते हैं, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, सोलर, ये क्या हो गया जी, सोलर, सोलर पैनल के थ्रू आप ऐसा कर पाते हो। तो कैसा इंपैक्ट हुआ, यानी सोलर सिस्टम के थ्रू भी आप क्या करते हो, प्रकाशीय प्रभाव के द्वारा भी गतिशील यानी डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हो। और ऐसे कौन से इफेक्ट है जिसके द्वारा आप ये कर पाते हो, तो हम कहते हैं सोलर के अलावा तापीय प्रभाव, ताप भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि गतिशील विद्युत किन किन चीजों के द्वारा या विद्युत किन किन चीजों के द्वारा उत्पन्न होता है, तो ध्यान रखिएगा, तापीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, इन तरीके से विद्युत उत्पन्न होता है। तो आइए दूसरी पॉइंट में अगर लूं तो दूसरी पॉइंट आपके लिए क्या हो जाएगा, दूसरी पॉइंट आपके लिए क्या हो जाएगा, तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव से क्या होगा, तापीय प्रभाव से टेम्परेचर के द्वारा, जैसे कि आप कोई भी टेम्परेचर देके आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा सकते हो। जैसे बच्चा समझा, थर्मोकपल आपने कभी नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आगे अपन पढ़ेंगे। थर्मोकपल में यहाँ टेम्परेचर T1 और यहाँ टेम्परेचर बच्चा T2, अगर T1 T2 टेम्परेचर हम यहाँ से देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको इलेक्ट्रिसिटी EMF डेवलप होता है। क्या होता है,
ईएमएफ वोल्टेज का उत्पन्न होता है, पर इसमें बहुत ज्यादा स्केल में नहीं होता, छोटे स्केल में होता है। इसी का सिग्नल को लेके हम क्या करते हैं, किसी इंडस्ट्री में, प्लांट में इसका ऑपरेशन कराते हैं, सिग्नल का ऑपरेशन कराते हैं, स्विचिंग ऑपरेशन कराते हैं बच्चा। तो तापीय प्रभाव होता है जिससे भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का बच्चा मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं तापीय प्रभाव, यानी ताप का प्रभाव। जो बच्चा इंग्लिश वाला है उसको बोलेगा टेम्परेचर इफेक्ट, यहां लिखेगा लाइट इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट बच्चा, ऐसा कौन सा प्रकार है जिसके कारण ऐसा होता है, तो आपको बोल ध्यान रखना होगा चुंबकीय प्रभाव। क्या लिखना पड़ेगा, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव के द्वारा भी बच्चा क्या होता है, गतिशील विद्युत उत्पन्न होता है। और ऐसी स्थिति में ये सारा हमारा यूटिलाइज, जो ये विद्युत है, ये हम यूटिलाइज वाला विद्युत है, ये यूटिलाइज अपन नहीं कर पाते। जो कहने के लिए तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, पर इसको यूज नहीं करते। तो इन जनरल कभी भी इलेक्ट्रिसिटी लिख दे कि ये इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी, फलना इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब समझ जाओ कि सभी गतिशील डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी की ही चर्चा करता है। ठीक है ना, आपके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का ही उदाहरण है ना। चुंबकीय प्रभाव में क्या होता है, चुंबक के इंपैक्ट से आप इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हो। जैसे कि जनरेटर, जैसे कि क्या जी बच्चा, जनरेटर। एक जनरेटर में क्या करते हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल रख देते हो। क्या करते हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे देखो रख देते हो, और इसके इर्द गिर्द क्या करते हो, कंडक्टर को घुमाते हो। कंडक्टर को क्या करते हो, इसी के इर्द गिर्द घुमाते हो। और इसके रिजल्ट फलस्वरूप, इसी के फलस्वरूप आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें जनरेटर में ईएमएफ, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, ईएमएफ। यहाँ पे आप क्या लेके जाओगे, ईएमएफ वोल्टेज, और इसी से आप बल्ब कनेक्ट करोगे बच्चा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं बात करूं बच्चा, यहाँ पे समझना, तो चुंबकीय प्रभाव एन पोल और एस पोल के इंपैक्ट के कारण अगर कोई कंडक्टर घूमता है तो कट होता है, और कंडक्टर जब कट करता है तो इसमें लोड लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। मान लो कहीं जनरेटर चल रहा है और आपके घर में बल्ब है, तो ऑब्वियसली करंट का, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ तभी तो बल्ब ग्लो कर रहा है बच्चा। ओके, तो इसी को बोलते हैं चुंबक का प्रभाव, है ना। तो बहुत बच्चा बोलेगा विंड का प्रभाव भी हो सकता है ना। विंड का, हाइड्रो प्रभाव यानी जल का प्रभाव, नहीं, जल या विंड की बात करें, ये लोग क्या करता है, मैकेनिकल पावर है, ये सब मैकेनिकल एनर्जी है। फाइनली ये सब कहां जाता है, आपके शाफ्ट पे जाता है और किसी ब्लेड को घुमाता है, और ब्लेड पर क्या रखे होते हैं, वाइंडिंग्स। और वाइंडिंग्स क्या करता है, किसी चुंबकीय फील्ड को कट करता है, तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो चाहे आप चुंबकीय प्रभाव में विंड की बात करें, जल की बात करें, वो कहीं ना कहीं चुंबकीय प्रभाव का ही इंपैक्ट दिखेगा। फाइनली तो वो फील्ड को ही काटता है, तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो वो चुंबकीय प्रभाव ही है। तो कभी भी विंड अलग से नहीं बोलना, कभी वाटर इंपैक्ट नहीं बोलना, क्योंकि चुंबकीय प्रभाव में जनरेटर ही लगा होगा, चाहे वो जनरेटर एसी हो सकता है बच्चा, या फिर डीसी हो सकता है। एक राम रवि कुमार कह रहा है कि सर इंग्लिश में भी लिखवाइए बच्चा, चूंकि ये इंग्लिश में तो है ही, इसमें कहाँ कोई समस्या आ रही है, मुझे तो नहीं लगता। स्टैटिक देखिए प्रकाशीय, आप लोग नोट करो ऐसे, चूंकि बहुत बच्चा हिंदी वाला होता है इसीलिए समस्या आता है। प्रकाशीय प्रभाव लाइट का इफेक्ट, तापीय प्रभाव टेम्परेचर इफेक्ट, लिखिए, आपको इंग्लिश आता है तो लिखिए, है ना। चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट, और एक और क्या इफेक्ट रह गया बच्चा, आप लोग कमेंट करिए। आप लोग को अगर मैं जानना चाहता हूं, अगर आप लोग को लगता है कि आपको एक और इफेक्ट पता है कि जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी यानी गतिशील विद्युत निकाली जा सकती है, तो उसका नाम बताएंगे। सभी बच्चे एक बार कमेंट करें, सभी बच्चे एक बार जरूर कमेंट करेंगे, ताकि मुझे अंदाजा लगे कि हाँ आप लोग जो है इनके बारे में जानते हो कि एक और चीज ऐसा क्या है जिससे भी गतिशील इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। सभी बच्चों के कमेंट चाहिए यहाँ पे, फटाफट कमेंट देंगे सभी बच्चे, फटाफट कमेंट देंगे सभी बच्चे, फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे सभी बच्चे एक बार। ऐसा कौन सा, किसी को याद नहीं सर, बैटरी क्या है, बैटरी भी तो है, बताओ, बैटरी है ना, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी लेते हो। तो रासायनिक प्रभाव क्या है, रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, बिल्कुल रासायनिक, श्वेता कुमारी जवाब दे दिए, बिल्कुल इसी को बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट, यानी आप इसको बोल सकते हो रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। इंग्लिश वाला क्या लिखिएगा,
केमिकल इफेक्ट। क्या लिखेगा? केमिकल इफेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर लूं, दैट इज बैटरी। एक बैटरी को कनेक्ट करिए, ये एकदम बेसिक चीज है, हर बच्चा को ये पढ़ना है, ध्यान रखना, ये कंटेंट एकदम बेसिक है, हर बच्चा को पढ़ना है। और कहाँ क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, किस किस बच्चा को कहाँ क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। तो बच्चा अगर मैं इसी बात को यहाँ पे लिख दूं कि ये वाला टर्मिनोलॉजी, तो ये बैटरी है, इसमें केमिकल्स होंगे और वही में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। मान लो किसी छोर से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन धारा का फ्लो होता है। तो बिल्कुल के रासायनिक प्रभाव भी एक ऐसा प्रभाव है जिससे इलेक्ट्रॉन्स का मूव होता है, मूवमेंट होता है, तो इसी को बोलते हैं डायनामिक, यानी गतिशील। डायनामिक मतलब गतिशील इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने ये चीज देखा, आपके एग्जाम में भी बड़ा फ्रीक्वेंट यहां से भी क्वेश्चन के बार पूछ दिया गया कि कौन सा ऐसा इफेक्ट है जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, या कौन सा ऐसा इफेक्ट है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होता। तीन में से तीन दे देगा ये, और एक और कोई गलत सलत उठा के दे देगा, तो आप आसानी से छांट सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी, इसके अंदर किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं यहां से तो ये रहा बेसिक विद्युत के बारे में, है ना, यहाँ पे विद्युत के बारे में। अब समझो बच्चा, विद्युत यानी आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है किसी भी मटेरियल में फ्लो करता है। मटेरियल में जैसे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो मेनली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो कंडक्टर में होता है, सेमीकंडक्टर में तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, और जो आपका इंसुलेटर होता है ऐसी स्थिति में नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। लेकिन यहाँ पर स्टैटिक चार्ज जरूर हो सकता है, फ्लो करंट बहुत बढ़िया से नहीं करेगा, लेकिन स्टैटिक चार्ज, स्थिर चार्ज वहां पे रहता है, और वो किसी न किसी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे इससे रगड़े तो इस पे चार्ज आ गया, किसी के साथ इंपैक्ट कर दिए तो वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये एक तरीका है जिससे हम कह सकते हैं कि हमारा किसी इंसुलेटर पर भी चार्ज रहता है। अब आइए बच्चा, अगर मैं यहाँ पे बोलूं इन्हीं चीजों को और आगे समझें, तो विद्युत के बाद हम यहाँ पर समझेंगे कुछ चीजों को। सर ये इलेक्ट्रॉन्स जो आप लाए हो, जो इलेक्ट्रॉन्स हर जगह भर भर के भाग रहा है, भर भर के भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से ला रहे हो? ये इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स किस चिड़िया का नाम है? तो थोड़ी सी बात में हम लोग समझते हैं। आइए बच्चा, हम कहते हैं अभी पहले अपने को ये सीखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स सर ला रहे हो ये है क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स है क्या, कहाँ से आ रहा है, तो इनके बारे में अभी पहले चीज सीखते हैं बच्चा। बेसिक क्लास है आज, इसके भी देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनके बारे में आपको जानना है। तो बच्चा देखिए, हमने अभी बोला, यहां पर देखना है, ये सारे, चाहे ये कांच है, ये एक इंसुलेटर है, हमने बचपन से पढ़ा है कि कभी करंट किसी पदार्थ में फ्लो करता है तो पदार्थ की भी तीन अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आप देखो यहाँ तो कांच है, इंसुलेटर है, यहाँ तो कपड़ा है, इंसुलेटर है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग इंपैक्ट है, अलग अलग कंडक्टर के इस्तेमाल से करंट काम क्या कराते हैं बच्चा, फ्लो कराते हैं। करंट का क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं। तो करंट हमेशा बहता है मेनली कंडक्टर में, लेकिन कंडक्टर में किसका पार्ट है, पदार्थ का, पदार्थ का पार्ट है। और कहते हैं पदार्थ कितनी अवस्था में पाए जाते हैं, मुख्यतः तीन अवस्था में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो आइए बच्चा थोड़ी इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन एक्चुअली में आते कहां से, कहां होते हैं? देखिए हमने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या पदार्थ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, पदार्थ, जिसको इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मैटर। तो बच्चा जब जिसको आप मैटर कहते हो, ये मैटर कितनी अवस्था में है? सर ये मैटर जो है मुख्यतः तीन अवस्था में पाया जाता है। पहला कहते हैं ठोस, दूसरा कहते हैं द्रव्य, तीसरा कहते हैं गैस। मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
अब देखो बच्चा, सॉलिड लिक्विड, इस पूरे पृथ्वी पर बस तीन ही चीजें दिखती हैं, या तो सॉलिड अवस्था में होगी, या फिर लिक्विड अवस्था में होगी, या फिर गैस की अवस्था में होगी। लेकिन अभी हम और भी चीज चाहे तो पढ़ते हैं, जब आप साइंस वगैरह पढ़ोगे तो पढ़ोगे फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर इज प्लाज्मा, जो कि पूरे ब्रह्मांड में अगर बात करें तो 98% है, सिर्फ 2% में सारा चीज है। तो हम अभी साइंस के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम कुछ बात को ऐसी चर्चा कर रहे हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी पे हमको रोक के रखेगा। तो देखिए कह रहे हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स ही अभी हर जगह हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी है, तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, कहीं ना कहीं क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ऐसी स्थिति की मैं बात करूं बच्चा, अगर इस स्थिति की मैं बात करूंगा तो आप देखेंगे इस स्थिति के लिए आप ये चीज कह सकते हो, सॉलिड लिक्विड गैस के लिए आप ये चीज कह सकते हो कि सर ये जो पदार्थ में कुछ भी उठा लो, मान लो मैं उठा लेता हूं उसमें सॉलिड लिक्विड में कोई भी एक पदार्थ उठाता हूं मैटर, जैसे कि उठाता हूं वाटर, वाटर मतलब पानी, वाटर मतलब पानी। हमने क्या किया, एक पानी को उठा लिया बच्चा, पानी हमारे लिए क्या है, वाटर क्या है बच्चा, ड्रॉप्स कह सकते हो। चलिए लो, ये पानी हमने उठाया। अब ये वाटर की बात करूं तो बच्चा ये वाटर अपने आप में क्या है, एक मैटर है। कौन सा मैटर है, लिक्विड मैटर है, लिक्विड पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ है। ठीक है, अब देखना बच्चा, ये वाटर क्या है, एक लिक्विड पदार्थ है। अब इसमें भी हम इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखा देंगे बच्चा। आइए, इसी वाटर को अगर हम और तोड़े तो आप क्या कहोगे, बहुत सारा H2O, क्या बोलोगे, इस वाटर के अंदर बहुत सारा H2O मिलके क्या बना रहा है, पानी बना रहा है। क्योंकि H2O तो एक हमारा मॉलिक्यूल्स है, वैसे से लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स मिलके पानी का बड़ा संगठन बनता है। सो हम कहते हैं इसके बाद हमारा स्टेज जो है वो H2O है, और H2O को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं बच्चा, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को अगर हिंदी में बोलें तो क्या बोलते हैं, अणु। मॉलिक्यूल्स को अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं बच्चा, अणु। आइए थोड़ा और स्पेस लेते हैं, है ना, समझिएगा। अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या क्या हो रहा है, कितनी डेप्थ होती है किसी पढ़ाई में। तो आपको हर चीज का बेहतर कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा जी, इस प्लेटफॉर्म पे। जब आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे आते हो तो इलेक्ट्रिकल के लिए हर चीजों से आप निश्चिंत हो जाते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के बेहतर कंटेंट आपको मिलते हैं। अब बच्चा कोई भी पदार्थ लिया, पानी, पानी में हमने निकाले अणु, अणु में क्या है, अणु भाई, अणु तो H2O है, H2O में क्या नहीं, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी, ये अणु कहलाते हैं। अब बहुत सारे अणु मिलके पानी बनता है, तो इस अणु को अगर ब्रेक करा जाए, अणु को तोड़ा जाए, तो ये भी टूटेगा, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं टूटेगा, बहुत सारे प्रोसेस से टूटेगा। ऐसे नहीं ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन, बहुत सारा प्रोसेस होगा इसके अंदर। नौ, अब इससे चाहे तो आप क्या निकाल सकते हो सर, ऑक्सीजन निकालना है तो ऑक्सीजन निकाल लो, हाइड्रोजन निकालना है तो हाइड्रोजन निकाल लो। अगर आपको ऑक्सीजन निकालना है तो ऑक्सीजन निकाल लो, हाइड्रोजन निकालना है तो हाइड्रोजन निकाल लो। अब यहाँ बच्चा ऑक्सीजन जो है और हाइड्रोजन जो है, ये खुद बच्चा क्या है, जब ये हाइड्रोजन है तो इसी को बोलते हैं एटम। इसी को क्या बोलते हैं, एटम, यानी परमाणु। इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, परमाणु। इसी को क्या बोलते हैं, एटम, परमाणु। तो परमाणु सबसे सूक्ष्म कण माना जाएगा, परमाणु को सबसे सूक्ष्म कण माना गया। ठीक है ना बच्चा, इन सारी चीजों को ध्यान रखना कि परमाणु को क्या किया गया, सबसे सूक्ष्म कण माना गया। यानी बहुत सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके किसी मैटर का निर्माण करता है। अब समझिए बच्चा, चाहे ऑक्सीजन हो या ये, दोनों क्या है, एटम है, ये भी क्या है, एटम है। तो सबसे छोटी अवस्था तो एटम है ऐसे, लेकिन ये इतने मैटर पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था ऐसे अणु है। लेकिन अणु भी कई चीजों को मिलके बना है, जैसे कि आइए अगर मैं कहता हूं ऑक्सीजन, मैं कहता हूं बच्चा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में आपने जाना ओ कितना, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन का क्या होता है क्रमांक नंबर 8, 8। तो यहाँ पर O की बात करो ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर देखिएगा इसकी बाहरी कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो कभी पढ़ते होंगे 1s2 2s2 2p6 ऐसे पढ़ते ना, तो 2 2 4, इधर क्या आएगा फिर 4 ही, है ना, ऐसे करके बनाते थे हम। तो ये सब क्या दर्शाता है कि किस किस सेल में
इलेक्ट्रॉन्स की कितनी संख्या होती है, ये बता रहा है। ये कहां पर किसके बारे में बता रहा है, किसी एटम के बारे में बता रहा है बच्चा, किसके बारे में, किसी एटम के बारे में। तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, ये केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है हर एटम में आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं कहता हूं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, तो किसी इलेक्ट्रॉन्स में आपको इस तरीके से ऑक्सीजन के अंदर टोटल आप 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे बच्चा दिखेगा। और ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ही नहीं बनते, इसमें प्रोटॉन भी होते हैं। आपने पढ़ा है बेशक कि यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, है ना। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बच्चा इस एटम में अब कितने चीज दिखने लगे, पहला तो प्रोटॉन भी दिखने लगा, क्या दिखने लगा, प्रोटॉन। फिर आपको क्या दिखने लगा, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ क्या दिखने लगा, इलेक्ट्रॉन्स, और क्या दिखने लगा यहाँ पे, न्यूट्रॉन्स, क्या दिखने लगा, न्यूट्रॉन्स। और इस पूरे दोनों का मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है बच्चा, दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, कोई बता सकता है दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, न्यूक्लियस, 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 दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। तो बच्चा देख लो, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जिसकी आप बात करते हो, जिसको खूब घुमाते हो अपने सर्किट के अंदर या सर्किट के इधर उधर, तो देख लो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली कहां पे होता है। जितने भी मैटर्स है, जितने भी मैटर्स है, जितने भी इस पृथ्वी पे पदार्थ है, सब एग्जिस्ट करता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिला के, बहुत सारे एटम्स को मिला के, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिला के, है ना। इन सब चीजों को मिलने से कोई पदार्थ का निर्माण होता। तो कहोगे सब में इलेक्ट्रॉन्स है, तो भाई संठी में, लकड़ी में, आगे चीज में, इंसुलेटर में करंट क्यों नहीं फ्लो होता। तो बच्चे ऐसे चीजों में क्या होते हैं, जो बाहरी कक्षा में करंट उसी कंडक्टर में या उसी पदार्थ से बहता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की बहने की क्षमता बहुत अच्छे से हो, यानी बाहरी कक्षा में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर एक मिल जाए तो सबसे बढ़िया कंडक्टर, फुड़ फुड़ भागेगा उसका इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो बहुत अच्छा कंडक्टर होगा। क्लियर है। और दो हो तो ठीक, उससे थोड़ा कम। इस तरीके से चीजें होती है, जिसके बाहरी कक्षा में बढ़िया से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो फुड़ाफुड़, एक दो रहेगा तो फटफट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, वो अच्छा कंडक्टर होता है। लेकिन जिसमें ऑक्टल पूरा हो, है ना, या स्टेबल हो जाए, जो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए वो पूरा हो जाए, तो वो अपना बॉन्ड नहीं तोड़ता, इस कंडीशन में वो क्या होता है, एक अच्छा कंडक्टर नहीं होता, वो इंसुलेटर या फिर कुछ और हो सकता है। क्लियर। तो ये एक जनरल तरीका था कि सर किसी चीज में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ हर जगह इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है बच्चा, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है किसी न किसी कंडक्टर में हो रहा होगा। कोई कॉपर का कहीं कंडक्टर होगा, तो कहीं आयरन का होगा, तो कहीं सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन यूज करते हैं, किसमें, सोलर के अंदर। अब फिर उससे करंट बाहर निकालना है तो कॉपर का ही मेन तार इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी बातें होती है। तो बच्चा मुझे अब उम्मीद है कि पदार्थ की चाहे कितनी भी व्यवस्था हो, इलेक्ट्रॉन्स तो सभी में है, सभी के अंदर मोलिक्यूल्स है, सभी के अंदर एटम्स है, सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस, यानी ये सारी चीजें तो है नाभिक के अंदर। क्लियर ना। तो सारी चीजें आपको पता चल गया, यहीं से इलेक्ट्रॉन्स के मेन पार्ट होते हैं, मेन चीजों को हम सीखते हैं। उम्मीद करते हैं ये बेसिक चीजें था जो केमिस्ट्री से था, और बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। चाहे तो बहुत चीज पढ़ाएं, लेकिन इतनी चीजें पढ़ा के बच्चा कोई फायदा तो, जितने वहीं तक पढ़ेंगे अपन जो एग्जाम ओरिएंटेशन से होगा अपना। आइए अब मैं कुछ चीजों को और यहाँ से लेता हूँ, कुछ चीजों को और लेता हूँ यहाँ से, कुछ चीजों को और लेता हूँ यहाँ से। ठीक है। अब कुछ चीज ऐसे भी हैं जो आपको बच्चा एग्जाम में पूछता है, हम थोड़ी उनकी भी चर्चा कर लेंगे। अब कुछ चीज ऐसे भी होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो ठीक है, यहां से ये बेसिक चीज था जो आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखा कि पानी के अंदर भी किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिख गया ना बच्चा। चलिए आइए अब चर्चा करते हैं अपने। ये मैंने लिया है 8, ये क्या लिया मैंने, 8, 8, है ना, ये मैंने लिया है 8। इस पे डांस कराया है एक बलराम को। किसको डांस करा दिया, बलराम। अब बच्चा देखना, यहां पर कई बार क्या होता है
कि आपके एग्जाम में ये भी पूछ देता है, ये तो छोटी छोटी चीजें थी जो एक बार जानकारी में होनी चाहिए, इसलिए मैंने करवाया, पर आपके एग्जाम में ये भी पूछ देता है कई बार कि इलेक्ट्रॉन्स के आविष्कारक कौन थे, प्रोटॉन के आविष्कारक कौन थे, न्यूट्रॉन्स के आविष्कारक कौन थे। तो बच्चा इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, इनके जानकारी के बगैर बड़ा मुश्किल चीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए आज हम जानते हैं इनके आविष्कारक। मुझे सब बच्चा एक बार लिख के दे देगा कि एक बार एक ही साथ लिखो, ई से इलेक्ट्रॉन हम समझ जाएंगे, ई के आविष्कारक कौन थे, पी लिख दो उसके आगे लिख दो प्रोटॉन का, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एन लिख दो उसके आगे का लिख दो। क्या सबको याद है, क्या सभी बच्चे को याद है इसके बारे में? चलो, इलेक्ट्रॉन्स थॉमसन, रवि कुमार जवाब दे दिया है, बाकी भी जवाब देगा, बाकी भी जवाब देगा बच्चा, बाकी बच्चे भी जवाब देगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि बेहतर रहेगा हमारे लिए, है ना। अगर याद नहीं है तो आ जाइए सीखते हैं, कुछ बच्चे ही जवाब किए हैं, अगर याद नहीं है तो सीखते हैं जी, बहुत बढ़िया है चीजें। देखिए ये क्या कर रहा है ना, एक ईंटे पे कोई बलराम, राम कुमार, धूमन, प्रधुमन जो भी है ना, जे चैडविक प्रोटॉन का, ठीक है, जे थॉमसन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार कमेंट आ रहे हैं, एकदम कमेंट की भरमार, बहुत बढ़िया, है ना। आइए, ईंट पर एक ट्रिक ध्यान रखना है बच्चा, क्या, ईंट पर नाचे, क्या रखना है ट्रिक, ईंट पर बंदो कोई बंदा है और वो नाच रहा है, सिंपल दिमाग में रखना कि एक ईंटा है उस पर कोई क्या कर रहा है, नाच रहा, बस इतनी सी ट्रिक पे दिमाग रखो, आपका काम बन गया। यहां से आपको दिमाग में रखना है, ईंट पर नाचे, क्या, ईंट पर नाचे, हो गया आपका ट्रिक से काम कंप्लीट। ई से इलेक्ट्रॉन, ई से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, आर से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, सी से चैडविक, चौ से चैडविक, क्लियर हो गया ना आपका काम। तो यहाँ से बच्चा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स के जो आविष्कारक हैं, जो इनके इन्वेंटर हैं, जिन्होंने इनकी खोज की, वो है जे थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है। उसके बाद बच्चा प्रोटॉन का आविष्कारक जो है वो कौन है, पी, प, आर से रॉ, रदरफोर्ड, क्या है, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, ओके। नेक्स्ट प्रोटॉन का हो गया, और एन न्यूट्रॉन, सी से चैडविक, है ना, एन न्यूट्रॉन, चैडविक, चैडविक, क्लियर। तो ये बच्चा आपको दिमाग में रखना है, ये चीज अगर रखोगे तो यहाँ साइंस में भी काम आ जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी में पूछेगा तो तब भी काम आएगा। अब एक चीज की और ध्यान रखना, कई बार बच्चे तो याद तो रख लिए, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, समस्या कहाँ आएगी ये मैं बता रहा हूं, समस्या आपको आएगी कहां पर, कि कभी कभी क्या करता है, प्रोटॉन का आविष्कारक रदरफोर्ड देगा ही नहीं, फिर क्या होगा, कोई बच्चा है जो जवाब दे पाएगा, कभी कभी प्रोटॉन के आविष्कारक रदरफोर्ड देगा ही नहीं, तो किसको लगाएंगे, कोई है ऑप्शन आप लोग के पास, कोई जवाब देने वाला है यहाँ पर, बताए, अगर कभी कभी ऐसा हो रदरफोर्ड ही ऑप्शन में ना हो तो क्या करो, गोल्डस्टीन, रवि कुमार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अगर कभी कभी ऐसा हो कि प्रोटॉन का आविष्कारक ना मिले तो प्रोटॉन के आविष्कारक में, प्रोटॉन के आविष्कारक में बच्चा आप डाल देना गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, बोलोगे गोल्डस्टीन क्यों, तो मैं इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं बच्चा। गोल्ड, सबसे पहले प्रोटॉन के आविष्कारक गोल्डस्टीन ही रहा था 1911 के आसपास, 1911 ईस्वी में प्रोटॉन के आविष्कारक गोल्डस्टीन ही रहा था, लेकिन बेचारा के पास ना जो थ्योरी दी गई ना इनके द्वारा उसका प्रूफ ही नहीं किया गया। एक होता है ना कि हाँ ये चीज हुआ लेकिन इसका प्रूफ बताओ कि कैसा, ये इसके प्रूफ नहीं देने के कारण ना इसकी थ्योरी को रिजेक्ट किया गया और एक्सेप्ट के द्वारा किया गया रदरफोर्ड के द्वारा, रदरफोर्ड के थ्योरी को, तो इसीलिए रदरफोर्ड ही माना जाता है प्रोटॉन, जबकि 10 साल बाद की ऐसी बात है। तो इन बातों का ध्यान रखना बच्चा कि अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में ना हो तो गोल्डस्टीन भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये है कुछ बेसिक बात, बेसिक फैक्ट्स जिसको आज हमने आपके साथ शेयर किया, डिस्कस किया। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां से बच्चा कुछ अलग चीज की ओर, कुछ अलग चीज की ओर अब बढ़ते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन्स भी देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी देखा, उसमें फिर हम इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा किए। अब बच्चा अपन बात करेंगे करंट की, अब बात करेंगे वोल्टेज की,
अब बात करेंगे पावर की, अब बात करेंगे एनर्जी की। तो इन छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को हम अच्छे से सीखते हैं। आइए, इन सभी चीजों को अच्छे से सीखना है। अब इन चीजों को चर्चा करना है। जैसे आपको पढ़ना बच्चा करंट, करंट मतलब धारा। अब इसमें किसी को समस्या हो तो बताना। वोल्टेज, करंट, वोल्टेज, पावर मतलब शक्ति, है ना, और करंट, वोल्टेज, पावर एंड एनर्जी। अब इनकी चर्चा अपन करते हैं। अब जो है बच्चा इनकी चर्चा अपन करते हैं, ठीक है। व्हाट इज करंट, धारा। ध्यान रखिएगा, हिंदी में अगर लिखना हो तो धारा और वोल्टेज, शक्ति, ऊर्जा, है ना, इन चीजों को अपन डिस्कस करते हैं। आइए सर, व्हाट इज करंट, धारा क्या है, धारा क्या है, व्हाट इज करंट, व्हाट इज करंट, धारा। धारा, सर धारा तो करंट से ही बना है। करंट किस कार्य, पानी को भी कई बार बोलते हैं, जब पानी में बहुत तेज का फ्लो होता है, जब पानी कभी फट 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 आगे रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है, फटाफट फटाफट पानी अगर आगे की ओर बढ़ रहा हो, उसको भी तो कहते हैं करंट है। भाई पानी के अंदर बहुत ज्यादा करंट है, मतलब पानी में बहुत धारा है, धारा है, फ्लो है, बहुत तेज धारा है। तो बच्चा इसी चीजों से सीओ को समझना है कि कहते हैं कि धारा क्या है, तो कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। तो बहाव है, नदी में भी कभी बोलते हैं ना बहुत ज्यादा करंट है पानी का, मतलब पानी का धारा बहुत ज्यादा है। फ्लो ऑफ चार्ज, सॉरी हिंदी में लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को धारा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को क्या कहा जाता है, धारा कहा जाता है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को धारा कहते हैं, तो इस धारा के लिए जो फॉर्मूला बनता है, इस धारा का जो इकाई होती है, इसकी जो इकाई होती है वो बच्चा क्या होती है, इस धारा की जो इकाई होती है क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। इस धारा के इकाई जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर, इसकी इकाई एम्पियर। अब समझो, धारा जो है किसके प्रवाह को बोलता है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे बच्चा क्या होता है जी, चार्ज होता है, ठीक है ना, ठीक है, आवेश, ठीक है, आवेश की प्रवाह, बहुत बढ़िया, है ना। अब यहां पे मैं बात करूं कि सर जो धारा होता है, आप धारा की बात करते हो यानी करंट की बात करते हो, तो ये क्या होता है, क्यू आई बराबर क्यू बटा टी होता है। जहां क्यू क्या होता है, आवेश, क्यू क्या होता है बच्चा, आवेश, और टी क्या होता है बच्चा, समय। ये क्या होता है बच्चा, समय, ठीक है। एक है धारा और दूसरा क्या है, समय। इन्हीं के प्रवाह को बोलते हैं हम, यानी आवेश हर समय की इकाई पर डिपेंड कर रहा है, उसी को कहते हैं करंट। अब आवेश की इकाई जो होती है बच्चा, आवेश की जो इकाई होती है, की जो इकाई होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्ज होता है, आवेश की जो इकाई होती है वो होती है कूलम में। वो किसमें, कूलम, कूलम में, है ना। आवेश की इकाई बच्चा क्या होती है, कूलम में। तो ये भी आपको दिमाग में रहे, आवेश की इकाई किस में,
कूलम में। आवेश की इकाई किससे? कूलम में। और धारा के लिए यहां मैं बात करूं तो आवेश बटा समय, आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। ठीक है। अब यानी धारा को, अगर धारा की इकाई तो एक हो गया, धारा की इकाई, बच्चा देखना, धारा की इकाई अगर आपसे पूछता है तो दो तरीके से आप जवाब देना। एक तो क्या हो गया, आवेश मतलब चार्ज, कूलम्ब, कूलम्ब पर सेकेंड। तो एक हो गया धारा की आवेश इकाई कूलम्ब पर सेकेंड, और एक हो गया बच्चा एम्पियर। एक क्या हुआ? एम्पियर। क्लियर? तो कभी एम्पियर अगर इकाई ना हो, अगर कभी एम्पियर ना दिखाई दे तो कूलम्ब पर सेकेंड भी धारा की इकाई होगी। कभी आपको एम्पियर बच्चा ना दिखाई दे तो कूलम्ब पर सेकेंड भी इसकी इकाई मानी जाएगी। अब कुछ बेसिक बात पे आते हैं जहां से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है। कुछ बेसिक बात भी पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए, आपसे कहता है कि ठीक है, हम ये जानते हैं धारा की इकाई कूलम्ब पर सेकेंड, तो यहां मैं बोलता हूं धारा बराबर, धारा बराबर यानी करंट बराबर आवेश, क्या होगा? इसकी इकाई क्या है? कूलम्ब, कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, कूलम्ब पर सेकेंड यानी धारा क्या है? कूलम्ब पर सेकेंड। अब यहां से देखिए बच्चा, अगर मैं बोलूं कूलम्ब पर सेकेंड, धारा क्या है? कूलम्ब पर सेकेंड, तो मैं बोलूं एम्पियर बराबर क्या, तो आप कहोगे एम्पियर, तो कूलम्ब, COLOUMB, कूलम्ब पर सेकेंड। एकदम ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन बनता है। ध्यान से देखना बच्चा, क्वेश्चन यहां से उठ के आएगा। एकदम दिमाग में बैठा लो इस चीज को। जो जो चीज करवाऊंगा कभी छोड़ना मत, वो चीज डट के रहना, हमेशा कॉन्सेप्ट बना रहेगा। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको खुद याद रख लेते हो कि पूछेगा 1 एम्पियर कितना, भट से आप लोग कहते हो 6.2 पर cos 10⁻18। ये आया कैसे? इसकी कुछ बेसिक जानकारी अगर रहेगा तो हमेशा आपको कभी भी इसमें आप फंसोगे नहीं। आपका यहाँ से चीजों कैसे पटरी पर चढ़ते जा रहे हैं, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ रहे हैं और लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर चढ़ते चले जाएंगे, और एक दिन उस लेवल तक आप पहुंच जाओगे कि आपको लगेगा वाकई हमने यहाँ से कुछ सीखा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सभी सब्जेक्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम डालेंगे बच्चा, ये ध्यान रखना। मुझे, मेरे पास कितने कंटेंट हो सकते हैं, कितने साल से पढ़ा रहा हूं, सोचो कितने कंटेंट है, पर डालने के लिए तो मुझे 2 क्लिक लगेंगे और सारा कंटेंट आपके कोर्स में आ जाएगा। लेकिन नहीं ऐसा करना, मैं सबको एनालिसिस कर रहा हूँ, क्वेश्चंस PYQ देख रहा हूँ, पहले के सालों में आए हुए क्वेश्चन जो कि आज से आपके तो इधर शेड्यूल भी किया गया होगा, है ना, आपके प्रैक्टिस सेशन भी होंगे। आप लोग चाहे तो यूट्यूब पे भी जा सकते हो ना। एक बात और बता देता हूं कि जितने भी कंटेंट है आपके एग्जाम में पूछे गए कंटेंट के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और उसी तरीके से VOD कंटेंट भी मिलेगा और लाइव भी मिलेगा। तो VOD भी जो चाहे वो आराम से पढ़ सकता है, और जो चाहे लाइव वो लाइव भी पढ़ सकता है। तो लाइव की एक अलग फोल्डर है, लाइव जैसे होगा वो 24 घंटे बाद अपीयर होता है, उसको इस फोल्डर लाइव वाले में डालते जाया जाएगा। और एक स्पेशली VOD होगा जो लगभग आपके सारे कोर्स को कंप्लीट कर देगा। आने वाले कुछ ही दिनों में उससे आपके पूरे कोर्स कंप्लीट रहेंगे। ठीक है, इनका भी ध्यान रखना। अब किसी ने कहा कि एम्पियर किसके बराबर होता है? कूलम्ब पर सेकेंड के बराबर। किसी ने कहा एम्पियर किसके बराबर होता है? कूलम्ब पर सेकेंड के बराबर। तो देखना बच्चा, यहां से एक और चीज निकल के आता है। यहां से क्या एक और चीज निकल के आता है, वो देखो, यहां से एक और चीज निकल के आता है जी, एक सेकेंड, यहां से एक और चीज बच्चा निकल के आता है, वो देखो क्या है। यहां से एक और चीज निकल के आता है, कई बार आपसे पूछेगा एम्पियर सेकेंड, क्या कहेगा? एम्पियर सेकेंड किसके बराबर होगा? तो झट से आप लोग बोल देना कूलम्ब के बराबर। एम्पियर सेकेंड किसके बराबर? कूलम्ब के बराबर। फटाक से बोल देना, कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। यहां से भी क्वेश्चन के बार घुमा फिरा के रहता है, एम्पियर सेकेंड किसके बराबर? तो कूलम्ब के बराबर। अब आइए बच्चा कुछ बातों को और सीखते हैं, यहां से कुछ चीजों को और सीखते हैं।
यानी अभी हमने आपको क्या बताया, जस्ट अभी क्या बताया कि एम्पियर जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, कूलम्ब पर सेकेंड के बराबर। तो मैं क्या इसमें ये भी ऐड कर सकता हूं कि 1 एम्पियर उतना ही होगा जितना कि 1 एम्पियर 1 सेकेंड में बहता हो। किसी कंडक्टर से अगर मैं ये बोलूं 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम्ब पर सेकेंड, तो मैं ये भी कह सकता हूं एक एक सब जगह लगा दो, 1 एम्पियर 1 कूलम्ब 1 सेकेंड। इसका मतलब है किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में जितना कूलम्ब बहेगा इलेक्ट्रॉन्स उतना ही 1 एम्पियर कहलाता है। इसका क्या मतलब है, इसको पहले लिखिए, जानिए, तब आपको समझ में आएगा बच्चा। इसका मीनिंग क्या है इसको समझिएगा एकदम बारीकी से। इसका मीनिंग क्या है इसको एकदम बारीकी से समझिएगा। मैं लिखता हूं इसका मीनिंग। किसी भी कंडक्टर से, किसी कंडक्टर से इकाई समय में, इकाई मतलब यूनिट, इकाई समय मतलब 1 सेकेंड, इकाई सेकेंड, इकाई समय मतलब यहां 1 सेकेंड की बात कर रहा हूं। किसी कंडक्टर से इकाई समय में जितना आवेश या चार्ज बहेगा वही उसका एम्पियर कहलाएगा, वही इसका एम्पियर कहलाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, एम्पियर कहलाएगा। अब इस पॉइंट को बच्चा अच्छे से समझो, इस पॉइंट को अच्छे से समझो, दिमाग को खोल देने वाला कॉन्सेप्ट है ये सब, समझिए। यानी अगर आपसे कोई कहता है एम्पियर बराबर कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड, लेकिन कोई कहता है 1 सेकेंड की ही बात मैं करता हूं, 1 सेकेंड की ही बात करता हूं, जैसे यहाँ क्या, तो 1 सेकेंड में जितना कूलम्ब होगा वही उसका एम्पियर कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कोई कहेगा 1 ही सेकेंड की बात करता हूं, तो जितना कूलम्ब होगा उतना ही एम्पियर होगा, ये भी बात सही है। क्योंकि ये बराबर करिए मैथ से कि 2 इधर कितना है, 2 से गुना हुआ, और इधर 2 में 1 से भागा दे रहा हूं तब भी 2 के बराबर था, अब भी बराबर है। जब हमने 2 1 वगैरह नहीं यूज किया था तब भी एम्पियर किसके बराबर था, कूलम्ब पर सेकेंड के। मतलब एक समझिएगा, गणित कहता हूं, अगर कहीं कोई कहता है x बराबर P बाय Q किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, एकदम बारीकी से देखिए बच्चा, एकदम जिंदगी बदल देगा ये सब कॉन्सेप्ट। कहेगा कि अगर हम कहते हैं कि x उसके बराबर है, अगर p को q से जितना भागा देता हूं तो वो x के बराबर ही होता, हम बोलेंगे ठीक है। तो कोई कहेगा कि ये इसमें आप क्या ऐसा कर सकते हो कि तो हमेशा ये बराबर है, हम कहेंगे एक चीज कर सकते हैं, अगर 1 1 से सब में गुना कर दूं तब भी 1 1 दोनों साइड गुना 1 से हुआ तो बात तब भी बराबर रहेगी, ठीक है। कोई बोलेगा यहां 2 कर दूं, यहां 2 कर दूं, यहां 2 करूं, क्या अब भी इक्वेशन बराबर है ना, अब इक्वेशन बराबर नहीं है, क्योंकि यहां आपने 2 से गुना कर दिया, उस साइड 2/2 भागा हो गया तो वहां तो 1 से गुना हुआ। इसका मतलब ये ठीक बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इधर 2 से गुणा किए तो उधर भी दोनों का रिजल्टेंट 2 ही होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, अगर ऊपर 2 किए तो यहाँ 1 करना पड़ेगा, तब नहीं ये बराबर होगा बच्चा, तब ना बराबर होगा। गणित को समझिए, तब ये 2 इधर भी 2। इसका मतलब अगर Q वाले को अगर कांस्टेंट रख दें, इकाई रख दें, यूनिट फिक्स कर दें, तो P जितना गुना बढ़ाऊंगा X भी उतना ही गुना बढ़ता जाएगा। बड़ा सिंपल चीज है। मैथ्स कहता है कि अगर 1 1 सेकंड सबसे कर दिए तो 1 सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन्स उतना ही आपका क्या एम्पियर। अब देखिए 1 सेकंड में, 1 ही सेकंड में जितना कूलम्ब उतना ही एम्पियर। स्टेटमेंट क्या लिखा, किसी कंडक्टर से इकाई समय में जितना आवेश बहेगा, इकाई समय में जितना आवेश बहेगा, 2 बहेगा तो 2, 10 बहेगा तो 10 एम्पियर, 20 कूलम्ब बहेगा तो 20 एम्पियर,
50 कूलम बहेगा तो 50 एम्पियर। लेकिन समय इकाई हो, समय क्या हो, 1 ही सेकेंड हो, तो उसी को क्या कहते हैं जी, उसी को हम कहते हैं धारा, उसी को कहते हैं धारा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी होगी, है ना। तो यानी फिर से मैं कहता हूं कि अगर कोई कहेगा 3 कूलम किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, इसका मतलब है करंट भी कितना हो जाएगा, 3 एम्पीयर। इसका मतलब करंट भी कितना हो जाएगा, 3 एम्पीयर। ये सब बेसिक जानकारी है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कुछ अपने पॉइंट्स पे, अब हम आते हैं कुछ अपने पॉइंट्स, अब हम आते हैं बच्चा कुछ अपने पॉइंट पे। यहाँ पे इसको हमने कर दिया पैक। चलिए अब आइए, कहते हैं कि किसी कंडक्टर से इकाई समय में जितना आवेश बहेगा तो वही उसका एम्पियर कहलाएगा। मतलब इकाई समय में 100 आवेश बहेगा तो 100 एम्पियर कहलाएगा। इकाई समय में 5000 कूलम बहेगा तो 5000 एम्पियर कहलाएगा। ये सब दिमाग में रख लीजिए। मतलब अगर समय को इकाई रख लिया जाए, दिमाग में कहता हूं, आपको कहोगे ये सर जान रहे हैं, हम कहें नहीं जान रहे हैं, फिर से दिमाग में बैठाइए। इकाई समय में यानी 1 सेकंड में जितना आवेश बह जा रहा वही करंट कहलाता है। तो आवेश क्या है सर, आवेश को पहले अब डिफाइन करते हैं कि 1 आवेश, 2 आवेश, 3 आवेश, 4 आवेश, ये है क्या। अब आवेश के बारे में थोड़ा सा जानते हैं जी, है ना। चलिए आवेश के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। अब समझिए, तो इकाई समय में जितना आवेश बह जाए, तो पहले आपको आवेश के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो ये भी चीज होगी। तो चलिए आवेश यानी कहते हैं, ध्यान से देखें, समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन्स पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है बच्चा, वो कितना होता है, हर बच्चा को पता है। एक इलेक्ट्रॉन्स, अब ऐसे तो आप कुलम 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 क्या बोल रहा हूं आपको नहीं समझ में आएगा, कुलम कुलम क्या कुलम बोल रहा हूं ये नहीं समझ में आएगा ना। अब समझिए, कहता हूं एक इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स तो समझ रहे हैं ना, ये देखिए, ये देखिए, अभी ना इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, इसको तो समझ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स पे आवेश या चार्ज कितना होता है, सभी बच्चे को पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन्स पे आवेश या चार्ज कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स पे आवेश या चार्ज होता है, हम पढ़े हैं सर 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर -19 कूलम। ध्यान से रखिएगा, ध्यान, क्या होता है सर, सर एक इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज। अगर कूलम इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज पूछे तो माइनस लग जाता है, -1.6, लेकिन फिलहाल हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो बच्चा देखो, एक कूलम पे इतना आवेश होता है, ठीक है। अब कोई पूछे, ठीक है सर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो पता है, लेकिन एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है यही नहीं पता हमको। तो जी बिल्कुल आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। हम जान रहे हैं कि एक कूलम में इतना, एक आवेश, एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन्स पे इतना आवेश। तो बताइए आप लोग बच्चा कि बताइए, एक कूलम में, एक कूलम, एक कूलम में कितना, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स, देखिए एक इलेक्ट्रॉन्स में इतने कूलम, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो उस पर चार्ज की बात भी होगी। तो बच्चा आपको होगी सर 1, ये हो जाएगा, इधर भागा दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स में भागा दे देंगे इससे 1.6 cos 10 टू द पावर -19। तो ये जब भागा दे दोगे बच्चा, तो आपको यहां से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 6.25 क्रॉस 10 टू द पावर, cos 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, क्रॉस 10 टू द पावर इतना इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है, आप दिमाग में अब से बैठा लेना है कि एक कूलम्ब के अंदर, दिमाग में बैठाइए, एक कूलम्ब के अंदर बच्चा, अब दिमाग में आपको बैठा लेना है एक चीज, क्या बैठा लेना है सर, आइए मैं बता रहा हूं। अब आपको एक चीज दिमाग में बैठा लेना है कि एक कूलम्ब के अंदर जो होता है वो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो बार बार मैं कह रहा हूं ना, 1 एम्पियर होता है 1 कूलम पर सेकंड, तो समय सेकंड समझ रहे हो, कूलम आपको कंफ्यूज कर रहा है। ये बच्चा कौन सा कूलम किस चिड़िया का नाम है,
है कि नहीं। अब इस चिड़िया का नाम बताने के लिए हमने बोला कि अब देखो कूलम्ब को भी आप जानते हो, यानी कभी भी आपको कूलम्ब कहता है तो डायरेक्ट रिलेशन इलेक्ट्रॉन से होगा कि एक कूलम्ब में होते हैं 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक कूलम्ब में भर भर के इलेक्ट्रॉन्स है, लाखों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ और सिर्फ कितने, एक कूलम्ब में। तो बहुत बच्चा प्लस माइनस में भी कंफ्यूजन करता है, अरे बच्चा एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो कभी माइनस मत लगा देना। माइनस इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब हुआ, संख्या है ना, तो माइनस संख्या की कोई मतलब हुआ, मतलब 0.0000 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कोई हुआ क्या, नहीं। कोई भी इकाई एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है, तो कभी इस पे माइनस मत लगा देना। और चार्ज जो होता है, इतना ज्यादा चार्ज अगर कर दोगे तो ये तो संसार को खत्म कर देगा। तो इतना चार्ज को अगर 19 पे पावर प्लस कर दोगे, ये 10 पे पावर प्लस कर दोगे, तो इतना ज्यादा संसार खत्म हो जाएगा। तो ऐसे इतना चार्ज नहीं करना कभी, ठीक है ना। इस पे चार्ज माइनस, इसलिए भी दिमाग रखना कि इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज, एक बेचारा इलेक्ट्रॉन तो दिखता भी नहीं है, बाहर भी नेग्लेक्ट होता है, तो चार्ज थोड़ी ना इन्फिनिट हो जाएगा, तो चार्ज में हमेशा माइनस लगेगा, 10⁻⁹ ये भी ध्यान रखना। जबकि कूलम में संख्या बोले तो भाई बहुत भर भर के इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं, इसलिए समझो कि ढकिया ढकिया इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना, ड्रम भर भर के, टेलर भर भर के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है एक कूलम में, है ना। एक कूलम में कितना, टेलर भर भर के, ट्रैक्टर वाला टेलर होता है ना, समझो ऐसा ही कुछ, इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया। देखो लाखों करोड़ों अरबों में चला जाएगा ये वैल्यू, ठीक। तो अब समझो कि एक एम्पियर किसको कह रहे हैं सर, एक एम्पियर हम इसको कह रहे हैं सर, एक एम्पियर आप समझना, एक एम्पियर हम किसको कह रहे हैं सर, एक एम्पियर हम इसको कह रहे हैं एक कूलम। एक कूलम में अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दो, कितना, 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हर एक सेकेंड में। इसका मतलब अब बच्चा समझो, कितना बढ़िया से समझ लिया, ऊपर देखो, ऊपर देखो। इसका मतलब है कि एक कूलम को एक सेकंड पर कूलम, कूलम पर सेकंड बोले तो ये तो ठीक था, इकाई से भी पता चलता था। अब कभी कोई पूछ देगा एक एम्पियर, तो हम उसको दूसरी स्थिति में ये भी बोलेंगे 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स भी बता देंगे। कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है कि एक कूलम में इतना बच्चा इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्या होता है, एक कूलम के अंदर इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो कभी अब एम्पियर में पूछे तो बोलेंगे कूलम पर सेकेंड इकाई में, लेकिन पूछते एक एम्पियर कितना, तो ये भी बताएंगे कि एक एम्पियर में होता है इतना इलेक्ट्रॉन्स, कितना, इतना। लेकिन ये भूलेंगे नहीं कि ये हर सेकेंड है। यहां पर ध्यान रखना, समय इसके लिए जरूर कितना तय है, समय एक ही सेकेंड के लिए, कितना, एक ही सेकेंड के लिए, ये बात भी दिमाग में रखना है। यानी जब भी आप बोलो, कोई पूछे कि एक एम्पियर कितना, तब फट से आप बोल दो 6.2 पे इतना इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद सब कुछ भूल जाओ तो गलत है। आप साथ में ये जोड़ दीजिए कि एक सेकंड में ही इतना इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी कंडक्टर से बहता है तभी उसको एक एम्पियर कह सकते हैं। पता चला 10 घंटा में कह रहा है इतना इलेक्ट्रॉन्स बह रहा है, तो एक एम्पियर नहीं होगा। तब क्या होगा, एक एम्पियर बच्चा नहीं होगा। ये सारी बातों को दिमाग में रखना है, सारी बातों को दिमाग में रखना है, समझ रहे हो। तो एक एम्पियर आपके चूंकि लो स्टैंडर्ड एग्जाम में तो खाली कहता है, देखो ये चीज, एक चीज और मैं बता रहा था आप लोग के लिए, ट्रांसफार्मर वगैरह लाए हैं पूरी बढ़िया तरीके से। पहले मेरे पास था छोटा, तो उसको शायद समझाने में थोड़ी सी तकलीफ होती थी, लाइट का भी अरेंजमेंट का थोड़ा सा समस्या हो गया है, इसको थोड़ा क्लियर करके इसको बढ़िया से बताएंगे। बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर सब लाए हैं, बड़ा बड़ा मोटर जनरेटर सब, उसको पढ़ेंगे अपन बढ़िया से, ठीक है ना। अब आइए बच्चा कहाँ गए हम, हमारे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा होता है, एनिमेशंस, पिक्चर्स वगैरह की सहायता से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अब बच्चा देखिए, एक एम्पियर और एक कूलम पर सेकेंड हमने बोल दिया, तो कभी भी दिमाग में रखिए एक एम्पियर 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये इतने इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में एक के सेकंड में बहेगा तभी बात होगा, वरना कोई कहेगा कि इतना इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड में बहता है तो करंट हो जाएगा आधा एम्पियर, कितना, आधा। इसमें 2 सेकंड लगा दो भागा तो करंट कितना हो जाएगा, आधा एम्पियर। क्लियर है, क्लियर है सभी को, क्लियर है तो एक बार थम्स अप करिए। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके क्वेश्चन भी कराएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, बेसिक से क्वेश्चन से आदि मिल जाते हैं तो यहाँ पे आपका झंझट ही खत्म हो जाएगा। बताइए कोई बच्चा है, थम्स अप करिए अगर आपको लगता है चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है माइंड में, तो थम्स अप करिए। अभी हम बहुत सारी चीज़ों को और भी लेके आने वाले हैं, इसमें चीज़ों को पढ़ने वाले हैं।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के कई बार देखने को मिलेगा, तो आइए मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या रहता है। कहेगा किसी तार से, क्वेश्चन क्या कहेगा, किसी चालक यानी तार से 1 सेकेंड में, छोटे छोटे एग्जाम में 1 सेकेंड ही हटा देता है, 1 एम्पियर पूछा कितना, तो आप उतने इलेक्ट्रॉन्स कर दो, क्योंकि स्टैंडर्ड तो होता नहीं, हर चीज कॉन्सेप्ट से पूछता नहीं, ठीक है ना। कहता है किसी तार से 1 सेकेंड में 6.25 क्रॉस 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, तो तार में बहने वाले धारा का मान बताएं। तार में बहने वाले धारा का मान बताएं बच्चा। क्या आप लोगों के पास जवाब है इसका? क्या आप लोगों के पास जवाब है इसका? क्या आप लोगों के पास जवाब है इसका? चलिए, कुछ बच्चों के जवाब आ गए हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कहते हैं कि सर एम्पियर जो होता है वो, धारा जो होता है वो चार्ज बटा समय का रेशियो होता है। अब चार्ज कितना है ये नहीं पता, बट समय है 1 सेकेंड, समय है 1 सेकेंड। अब चार्ज है इतना इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं 1 कूलम बराबर कितना होता है, 6.25 cos 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चा इसी के थ्रू अपन कह सकते हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन्स के एक कूलम के बराबर होता है। ये दोनों 1 कूलम हो गया, तो दोनों क्या हो गया, 1 कूलम, यानी 1 कूलम बटा 1 सेकेंड हमेशा बराबर क्या होगा, 1 एम्पियर। वैसा किसके बराबर होगा, 1 एम्पियर। क्लियर है? क्लियर है? सभी को क्लियर होना चाहिए, सभी को क्लियर होना चाहिए। दूसरी स्थिति और बेसिक चीजों को समझिएगा। कभी कहेगा आपसे किसी तार में 4 सेकेंड में, किसी तार में 12.5 क्रॉस 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह 10 सेकेंड में होता है, 10 सेकेंड में होता है, तो धारा का मान बताएं। तो धारा का मान बताएं। तो बच्चा धारा का मान बताएं। तो बच्चा धारा का मान बताएं। धारा का मान बताएं बच्चा। क्या कहा इस बार? किसी तार में इतना प्रवाह 10 सेकेंड में होता है, तो धारा का मान क्या होगा? कोई बच्चा जवाब कर सकता है? एनीवन, एनीवन, एनीवन? नो एनीवन है जी, ये सीखना है।
सर आपने अब तक तो ये बताया, आपने अब तक ये बताया कि जो धारा निकलेगा वो कूलम्ब पर सेकेंड से निकलेगा, इतना कूलम्ब है ये नहीं पता। इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है तो हम ये कहेंगे, हमको पता है कि 6.25 क्रॉस 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, वो किसके बराबर होता है? 1 कूलम्ब के बराबर। तो बताइए इतना इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होगा? तो हम कहेंगे 12.25, इतना इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होगा बताओ? जब ये इतना था तो इतना है, इस बार 19 दिया है, कितना दिया है? इस पे पावर 19 दिया है जी, ये पावर, इतना इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होगा? तो कहोगे कि सर ये इसका 2 गुना है। क्या कहोगे? 0.5, कुछ बच्चों ने जवाब दिया है ना। आज देख लेता हूँ, ये ना है और ये इस पे 10, यानी कहीं ना कहीं 20 गुना जाता है, यानी ये कितना कूलम्ब हो जाएगा बच्चा? ये कितना? जब इतना को 1 कूलम्ब कहते हैं तो आपको नहीं कुछ पता तो एक एक नियम से जानिए, एक एक ही नियम से आप जाइए तब भी आप निकाल लोगे बच्चा। तो आपसे कहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन्स कितने के बराबर? 1 इलेक्ट्रॉन्स कितने के बराबर? तो आपको 1 कूलम्ब बटा 6.25 क्रॉस 10 टू द पावर 18, यही ना कहोगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1 कूलम्ब में, है ना पे। अब पूछा इसने इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितने कूलम्ब होंगे, इसमें इतना कूलम्ब तो इतने में, सर इतने में कितना होगा? तो इतने को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्या करेंगे इतने को जी? इतने को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। इतने को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो यानी अब इसको गुना कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 12.5, 12.5 है ना, 12.5 है, ठीक है। cos 10 टू द पावर 19 में भागा हो जाएगा 6.25 cos 10 टू द पावर। देखो समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, वरना तो इसमें कुछ है नहीं, ये समझाने वरना कुछ है नहीं। ये जो इससे कितना से 2 से कट जाएगा, ये 18 से 18 कट जाएगा, 1 10 और रह जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 20 कूलम्ब। कितना बच्चा जी? 20 कूलम्ब। इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितना कूलम्ब? 20 कूलम्ब। तो हो गया 20 कूलम्ब, और कितने सेकंड में बह रहा है जी? 10 सेकंड में बह रहा है। तो वैल्यू कितना हो गया? 2 एम्पियर। धारा का मान कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। बताओ कोई समस्या आएगा? कोई समस्या? आधा कैसे आ गया रवि बताओ? अरे तो देख के बना सकते हैं, तो आपको सॉल्यूशन के लिए बनाया, वरना देख के समाधान बता सकते हैं कि देखिए 6.25 एम्पियर, 6.25 एम्पियर जब बहता है तो क्या कहलाता है? 1 कूलम्ब। ध्यान से, अभी सेकंड वोकेंड की बात नहीं कर रहे, कूलम्ब में कोई सेकंड वोकेंड की बात नहीं है। क्या कूलम्ब में कोई सेकंड की बात है क्या? 1 कूलम्ब में हमेशा इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा। सेकंड 2 हो, 4 हो, 10 हो, क्या है वो करंट उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन करंट के केस में, कूलम्ब के केस में इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होगा। करंट के केस में ना धारा समय पर निर्भर करता है, लेकिन कूलम्ब के केस में इलेक्ट्रॉन्स समय पर निर्भर नहीं करता। 10 बजे बोले तब हो, 5 बजे बोले तब हो, 5 घंटा बाद बोले तब हो, 25 घंटा बाद बोले तब हो। बच्चा हमेशा ध्यान रखना, अगर 1 कूलम्ब बोल दिया तो आंख बंद करके 6.254 यानी 25 बोल देते हैं उसी को, cos 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन्स कहेगा तो 6.24 cos 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स तभी बोलेंगे जब 1 सेकंड हो। अगर 1 सेकंड ना हो तो जितना सेकंड है उससे भागा देना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें एकदम दिमाग खोल के सुन लेना है, दिमाग खोल के सुन लेना है। तो चलिए, इससे ये पता चल गया, इससे हमको ये पता चल गया कि इतना अगर है तो ये उसका कितना गुना है। ये देखो यहां पर भी ध्यान है, ये 19 20 25 कोई कर दिया तो इसको भी ध्यान रखना है। तो 6.24 गुना 10 पावर 18 की बात है कि ना, तो देखो 6.25, ये तो 2 गुना हो गया, तो ठीक है 2 और एगो 10 यहाँ से निकला, 10 पावर 18 से भागा होगा तो क्या होगा? एगो 10, तो 20 कूलम्ब है। ये क्या है? सीधे देख लिए 20 कूलम्ब। तो बताइए धारा नहीं निकलेगा, 20 कूलम्ब कितना सेकंड में जा रहा है? 10 सेकंड में। तो 20 क्या होगा? इसको काटेंगे तो 1 सेकंड में कितना? वही ना एम्पियर होगा। अगर 20 कूलम्ब बह रहा है 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना? तो इसको काटेंगे पर सेकंड में तो 2, तो 1 सेकंड में क्या हो गया? 2 कूलम्ब। 1 सेकंड में 2 कूलम्ब, 1 सेकंड में जितना कूलम्ब वही धारा, 1 सेकंड में जितना कूलम्ब वही धारा, तो कितना? 2 एम्पियर। तो कितना?
2 एम्पियर। बच्चा क्लियर होगा? बहुत शानदार, सभी बच्चे एक टक से लगातार पढ़ रहे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तरफ ओर से धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को, है ना। एक सिंगल बच्चा इधर से उधर नहीं हुआ, लगातार कंटिन्यूअस पढ़ रहा है। बहुत बढ़िया, आपके जुनून को सलाम, आपके जुनून को सलाम। चलिए, हमारी तरफ से 100% हमेशा मिलेगा। कंटेंट में गारंटी है इसकी, पूरे इंडिया में बेहतर कंटेंट की मैं गारंटी देता हूं। इलेक्ट्रिसिटी वाला हो या इलेक्ट्रिकल वाला हो, हर बच्चे को मैं मैक्सिमम प्रोवाइड करूंगा। अब आइए दूसरा, अब सिंपल क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि किसी तार से, क्या पूछता है, किसी चालक से पांच सेकेंड में 20 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, तो धारा का मान बताएं। तो धारा का मान बताएं। कोई बच्चा है जो बता सकता है धारा का मान? कोई बच्चा है जो धारा का मान बता सकता है? रवि कुमार कह रहा है 4 एम्पियर। रवि कुमार कह रहा है 4 एम्पियर। और कोई बच्चा है जो बता रहा है 20/5 एम्पियर। रवि कुमार ही बताया फिर भी। चलो बहुत बढ़िया। रवि क्या कह रहे हैं कि एम्पियर बताना है, धारा का मान। हाँ सर, धारा का मान तो आवेश बटा समय होता है, आवेश बटा समय होता है। तो आवेश कितना, बड़ा सिंपल है, 2 कूलम। समय कितना ले रहा है, 5 आवेश, 2 आवेश में 5 सेकेंड। पर अपने को तो इकाई में देखना है, तो क्या हो गया, 2/5। वैल्यू क्या हो गया, 2/5। अब इस 5 को चाहे तो ऊपर भी ले लो, 2/5 कूलम पर सेकेंड। हो गया कि नहीं? तब भी ऊपर ले गया, तब भी वही बात हो गया ना कि 1 सेकंड में ऐसे नहीं कोशिश करो, 1 सेकंड में जितना कूलम वही धारा हो गया। 1 सेकंड बनाने की कोशिश करो, क्या करो, 1 सेकंड हमेशा बनाने की कोशिश करो, देख लो वही उसका क्या होगा, एम्पियर होगा। तो एम्पियर बराबर कितना, 2/5 एम्पियर। 2/5, क्योंकि 1 कूलम बटा 1 सेकंड ही एम्पियर होता है, तो इधर गुना में क्या रह गया, 2/5, इतना हो गया। अगर और वैल्यू निकालेंगे तो 0.20 4 5 20। इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते, ठीक है। 20/5, 20/5, 20 कूलम कहाँ दे दिया हूँ, 2 कूलम दिया हूँ, 20 तो नहीं दिया हूँ, ठीक है। चलिए ये भी बात हो गई। बच्चा एक और फॉर्मूला याद रखना, यहाँ तो मैंने बोला Q I बराबर क्या, आवेश चार्ज Q बटा T, है ना। तो एक और कई बार फॉर्मूला होता है कि करंट में चेंज इन करंट, मतलब करंट में चेंज कितना हुआ, पहले था कितना बाद में, तो सब में चेंज लगाना, डी क्यू बटा डी टी। ये भी फॉर्मूला कई बार इस्तेमाल में लाए जाते हैं। या इसी के जगह पे धारा बराबर है डी क्यू डी टी भी आपको दिखाई देगा। करंट में चेंज, ऐसा फॉर्मूला भी आपको दिखाई देगा। एक चीज और ध्यान रखना, Q जो होता है कई बार आपको N इंटू ई फॉर्मूला से भी जाना जाएगा। यानी किसी कंडक्टर में किसी एलिमेंट के अक्रॉस टोटल करंट यह बताता है, टोटल करंट क्या बताता है जी, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज जो होता है N है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कभी पूछे कोई कि टोटल चार्ज कितना, तो हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन्स पे 10 चार्ज, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन्स पे 10 चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना, अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 होगा तो कितना होगा, 100 चार्ज। क्लियर है, समझो। क्यू कई बार फॉर्मूला होता है N इंटू ई,
ए एन इंटू ई क्या है, कई बार कहता है कि बताओ इस कंडक्टर में टोटल कितना चार्ज, तो हम कहेंगे एक कंडक्टर एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बता दीजिए और उसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स है उससे गुना कर देंगे, वो टोटल चार्ज को बताएगा। तो वही बात बच्चा है, यहाँ पे टोटल चार्ज की अगर बात कोई कर रहा है तो एन है टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की टोटल संख्या, और ई बताता है एक इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज, और ये क्या बताता है, एक इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज। तो ये भी फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना। बाकी आगे के टर्मिनोलॉजी को भी अपन देखेंगे तो वोल्टेज आएगा, वोल्टेज भी पढ़ेंगे अपन आगे, और भी चीजों को पढ़ते जाएंगे बारीकी से, एक एक चीजों को बच्चा बारीकी से मेहनत से पढ़ते जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को कोई समस्या है। यहाँ तक कोई समस्या तो कमेंट करें।